अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में आज बहुत बड़े एक सियासी हमारे मेहमान हैं, उनका तारफ़ भी आपको कराते चलें। इलेक्शंस बिल्कुल सर पे आ गए हैं और किसी के सर पे गिर गए हैं और 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले इलेक्शंस के बाद कौन बनेगा वज़ीर आज़म। अब जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, ये सवाल भी अब इसका जवाब भी इतना मुश्किल नज़र नहीं आ रहा, मगर हमने सोचा कि इस सवाल का जवाब एक ऐसे शख्स से लिया जाए कि जो ख़ुद भी वज़ीर आज़म रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक साबिक़ वज़ीर आज़म, हमारे काबिल एहतराम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के तरफ से ये वज़ीर आज़म भी रहे और बड़े मुश्किल वक्त में रहे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने जो वक्त बतौर वज़ीर आज़म गुजारा वो पार्टी के लिए भी और आपकी अपनी पॉलिटिक्स के लिए भी एक बहुत मुश्किल वक्त था, और बतौर वज़ीर आज़म जो कुछ आपने देखा, लगता ये है कि उसके बाद आप अब जो कुछ हो रहा है उससे कुछ अपने आप को आपने डिस्टेंस कर लिया है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप भी बग़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही कहीं सियासत से दस्तबरदार तो नहीं हो गए, या अभी आप सियासत में तो हैं ना, पार्टी के वाले से भी थोड़ी वजाहत अगर कर दें। नहीं, देखिए, वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने सियासत नहीं छोड़ी क्योंकि मैं सियासत को एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ। मेरे मुल्क ने मुझ पर 36 साल इन्वेस्ट किए, कुछ तजर्बा हासिल हुआ है, कुछ सोच पाई है, कुछ हालात को समझना सीखा है। तो इसलिए मैं एक ज़िम्मेदारी के साथ सियासत करता हूँ। मेरा सिर्फ अपनी जमात से कोई खफकी की नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, ना मैंने कभी ओहदा मांगा है, ना कोई और चीज़ मांगी है। मेरा सिर्फ एक जो सियासत आज है मुस्लिम लीग नून की, उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है, बस इतनी बात है। मैं इससे ज़्यादा ना बात करता हूँ ना कुछ। तो मैंने पार्टी को बहुत पहले ही आगाह कर दिया था। अभी हुकूमत PDM वाली चल रही थी कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा। तो उसके बाद मैंने ये भी फैसला किया कि मैं अपने हलके में नून लीग के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी नहीं लड़ूँगा। मुझे बड़ा दबाव था कि आप आज़ाद लड़ें, किसी बेटे को कह दें, किसी और शख्स। तो मैंने कहा नहीं, मैं इस इलेक्शन में हिस्सा। लेकिन नून लीग को वोट भी नहीं दिलवाएंगे? नहीं, मैं नहीं, ये बात भी आपकी पूछ लिया। मुझसे पूछा गया कुछ ज़राए से, तो मैंने कहा कि जनाब, अगर आप एक वर्कर को टिकट देंगे तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हूँ। क्योंकि अगर मैं सीट छोड़ रहा हूँ तो फिर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप किसी जमात के वर्कर को टिकट में उसका चलेंगे, हर तरह से सपोर्ट करेंगे। वो नहीं हुआ तो मैंने कहा ठीक है, खामोशी से। तो सरवर साहब को आप वर्कर क्यों नहीं समझते जो आपके मुखालिफ हैं आज सर? देखिए, वो एक लंबी कहानी हो जाती है कि कौन कैसे टिकट लेकर आए हैं, कैसे फैसले हुए हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। वर्कर वो होता है जो जमात के साथ जिस वक्त गुजारा हो, जो काम करता रहा हो, उसको मैं वर्कर समझता हूँ। और बहुत से लोग थे, मुझसे उन्होंने नाम भी पूछा, मैंने एक नाम भी दिया था। बहरहाल उनकी नहीं, वो मैं आपको ज़्यादा कभी बता दूंगा। तो वो एक वर्कर को, एक बिल्कुल जेन्युइन वर्कर का नाम दिया था। तो बहरहाल ये पार्टी के फैसले, मेरा उससे कोई अमल दखल उस काम में नहीं है। मुझसे पूछा गया तो मैंने अपनी राय दे दी थी। तो बाकी सियासत इंशाल्लाह जारी है, सियासत जारी रहेगी। या सियासत मैं उसको एक यकीन करें एक जिम्मेदारी के तौर पे महसूस करता हूँ। ठीक। शायद साहब, जब आपको पार्टी ने टिकट दिया था पहली बार, या पार्टी में आप आए थे, सारी बात है आपके वालिद साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो आपको भी पहली बार बतौर वर्कर आपको टिकट मिला था या आपके वालिद साहब की वजह से मिला था? मुझे टिकट नहीं मिला था। मतलब जब पहली दफ़ा आप? मुझे टिकट नहीं मिला। अच्छा, आप खुद? मुझे टिकट नहीं मिला था। हम लाहौर से आए वापस जब टिकट का फैसला हो गया। ये कौन से साल की बात थी? ये 1988 की बात। 88 की। उस ज़माने में ना टेलीफोन थे, ना ऐसी। तो हम फ्लाइंग कोच पे वहाँ से बैठे, तो यहाँ 2 अड्डे होते फ्लाइंग कोच के। तो हम सुबह पहुँचे हैं कोई फजर के वक्त, तो दोनों अड्डों पर तकरीबन 50-60 लोग हल्के के मौजूद थे। उनको पता नहीं था कौन सी फ्लाइंग कोच पे आएंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बताया टिकट नहीं मिला, खबर आ गई थी। तो उन्होंने कहा जी कि अब इलेक्शन हमने लड़ना है, तो आप कागज़ जमा करवाएं। और उन्होंने जो दोनों मेरे साथ जो MPA थे वाले साहब के साथ, उनको कहा कि आप अपने टिकट वापस करें और आज़ाद। तो उनका प्रेशर था। फिर एक मीटिंग हुई, वहाँ पर ये फैसला हुआ। मैं तो उस ज़माने में 13 साल से पाकिस्तान में नहीं था।
मैं अमेरिका था, उसके बाद सऊदी अरब में काम करता था। कोई सियासी आपकी एक्टिविज्म नहीं थी? ना, मेरे कोई मुझसे वाकफियत नहीं थी, लेकिन लोगों ने कहा जी कि जो आपके वालिद साहब की सियासत हमें पसंद थी। मेरे वालिद साहब सिर्फ 3 साल सियासत में रहे हैं। 85 में वो आए नॉन पार्टी इलेक्शन में, और 88 में उनकी वफात हुई। तो उसके बाद लोगों ने कहा जी वो सियासत हमें पसंद थी, हल्के में ग्रुपिंग होती है। तो उस हवाले से हमने इलेक्शन लड़ा, और 2 बड़ी जमातें थीं उस ज़माने में, IJI और इत्तेहाद था और पीपल्स पार्टी थी। तो दोनों लोगों ने शिकस्त दी, मेरे तो कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं था। उसके बाद से मैं मुस्लिम लीग के साथ। लेकिन बाद में IJI के आप उस वक्त मैंने आज़ाद में मुंतखब हुआ, और मैंने अपना वोट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ दिया था। अपोजिशन बेंचेस से सिर्फ 4 वोट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ थे, और उस वक्त बहुत दबाव था। किसका दबाव था उस वक्त? लोगों का। अच्छा, लोगों जी, बहुत दबाव था। आप वो इलेक्शन का माहौल, मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त क्या माहौल था असेंबली के अंदर। और आप रिकॉर्ड अगर उठा कर देखें तो मुझे अब नंबर याद नहीं है, 18 था या 20 था या 22 या 26, वो लोग जो IJI के टिकट पे मुंतखब हुए थे, उस ज़माने में खड़े होकर वोट देना पड़ता था प्राइम मिनिस्टर के हक़ में या उसके ख़िलाफ़। और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सीटिंग अभी मखलूत थी, यानी पार्टी के लोग हर जगह बैठे होते थे, तो खड़े होकर आपको वोट देना पड़ता था, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था एक शख्स को कि तुम इत्तेमाद का वोट लो। तो 26 यानी इस नंबर 18 से 26 का नंबर है, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं असेंबली के रिकॉर्ड से। वो लोग उठकर लॉबी में चले गए, उन्होंने बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया था। लेकिन हम 4 लोगों ने, जिसमें बेगम आबदा हुसैन थी, रशीद नवानी साहब थे, खिज़र हयात कसूरी साहब थे, और मैंने। और हमीद गुल साहब? नहीं, हमीद गुल साहब उसमें नहीं थे। नहीं, उस वक्त के जनरल फैज़ जो थे उनका कोई दबाव नहीं था? नहीं, उनका नहीं। IJI के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट तक ने भी बड़े उसमें बनाने में होगा। मैं वो कर रहा हूँ कि जब बेनज़ीर साहिबा ने इत्तेमाद का वोट लिया तो इतने लोगों ने हक में वोट दिया, इतने लोगों ने खिलाफ। कहा यह जाता है कि वो जो बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ बाद में एक अदम एतमाद की भी कोशिश की गई जी, तो उसमें भी आप पेश थे? अदम एतमाद में मैं, हालांकि मेरे साथ सिर्फ 1 साल भी नहीं मुझे सियासत में हुआ था, क्योंकि वो मरी में थे सारे लोग। तो अब आपको नवाज शरीफ साहब उसके सारे हकायक से मैं वाकिफ़ हूँ, वो बहरहाल ये तारीख का हिस्सा है। अब आपको क्या एतराज़ है? अगर नवाज शरीफ साहब अभी भी वही सियासत कर रहे हैं जो आप 88 में करते रहे, क्योंकि जाहिर बात है IJI का आप साथ देते रहे, तो फिर अब आपको क्या एतराज़ है नवाज शरीफ साहब की? मैंने IJI के साथ नहीं दिया। अच्छा, मैं आज़ाद मुंतखब हुआ था, लेकिन वोट उसी तरफ डालते। हाँ, मेरे लिए आसान रास्ता ये था कि बेनज़ीर साहिबा को वोट दे देता। मुझे वजारत की भी ऑफर थी, बहुत सी बातें थी। कोई एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होता था? यार मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपने? मैंने नहीं देखा, लेकिन उस वक्त एक अखबार में एक कोशिश हुई थी कि बेनज़ीर साहिबा को यानी इत्तेमाद का वोट लेने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि सदर का इख्तियार था कि वो किस शख्स को कहता है। तो अगर वो जतोई साहब को कह देते तो ये मुमकिन था कि जतोई साहब अक्सरियत हासिल कर लेते। बहरहाल आप तस्लीम करते हैं कि IJI के हवाले से असगर खान केस में जो सुप्रीम कोर्ट में हकायक सामने आए, खुद लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी जो उस वक्त TGI थे और MI भी थे उस वक्त, और बाद में फिर एक ब्रिगेडियर अहमद साहब का भी हल्फिया बयान आया कि किस तरह पैसे तकसीम करके IJI बनवाई। तो किरदार तो उस वक्त भी आपके दौर में भी सियासत में बहुत था एस्टैब्लिशमेंट। वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है 90 के इलेक्शन चोरी किए गए, और आप भी मानते हैं इस बात को? मैं तो हर इलेक्शन की बात करता हूँ। नहीं, 88 के इलेक्शन थे, 88 के इलेक्शन 88 के थे, जहाँ बेनज़ीर साहिबा ज़्यादा वोट लेगी। फिर 90 में क्या हुआ? 90 में फिर IJI बनी थी। फिर आप उस वक्त, वो तो देखिए, वो तो एक इंटरफियरेंस पोल्स पे रही है ना, लेकिन कम अज़ कम मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूँ कि मैंने कभी कोई सियासत में किसी से फ़ायदा नहीं हासिल किया। वो आपकी बात, या ना किसी ने मुझसे रब्ता किया। मुझसे रब्ता हुआ 2002 के इलेक्शन में, बहुत दबाव था कि आप शामिल हो जाएं काफ लीग में, अजहर साहब की पार्टी में आ जाएं, ये वो। जनरल एहसान ने रब्ता किया था किसने? वो अभी बहरहाल आला सतह पर बहुत से राब्ते थे। अब तो ले लें, बहुत अरसा एहतियाम नहीं, वो ठीक है। देखिए, जो आदमी जिंदा है, एहतियाम ज़मीर साहब, अच्छा, उनसे मेरा एक ताल्लुक भी था, उनके वालिद साहब की वजह से, तो काफ़ी दबाव था। ज़मीर की आवाज़ पे आपने वोट नहीं दिया? नहीं, नहीं, वो
मेरी उनसे वफात तक उनसे दोस्ती बन गई उसके बाद। और वो काफ़ी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात से वो गुजरे, और मैंने उनको एक लेकिन उन्होंने आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई या आपसे चिल्ला नहीं कटवाया? नहीं, वो नहीं, बड़ी मोहब्बत से बात करते थे, और हमेशा वो कहते थे मैं आपके घर आऊँगा। तो मैंने अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जो 2017 में वज़ीर आज़म बने, तो आपके वज़ीर आज़म बनने तक आपकी सियासी परवरिश में इस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, तो ये गलत तो नहीं होगा? ये गलत होगा। अच्छा, मेरा कभी इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रहा। नहीं, अब सियासत जिन हालात में की है उसमें तो मुमकिन ही नहीं। जिन हालात में मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था, मुझे नहीं पता कि कब मदद हुई या नहीं हुई, और ये हकीकत हर इलेक्शन में इंटरफियरेंस हुई है। कभी किसी को हराया गया, कभी किसी को जिताया गया। 2002 में बड़ी एक सख्त किस्म की बहुत सख्त दबाव था। उससे पहले मुझे एग्जैक्टली दबाव था क्या, वो थोड़ा सा वजाहत कर देंगे, किस चीज़ के लिए दबाव था? 2002 दबाव था कि आप काफ लीग में आ जाएं, आप काफ लीग ज्वाइन करें, मियां अजहर साहब की पार्टी में आ जाएं। और ये एक अजब इत्तेफाक है कि जो काफ लीग बनी, जब बनाई गई, तो उसका जो इजलास था वो मेरे घर के तकरीबन 100 गज दूर वो इजलास था। ये जो आपने देखा है ना, जहाँ से दामने को सड़क जाती है, ये जो ग्रीन एरिया यहाँ पर है, उससे डबल सड़क नहीं थी, बड़ा ग्राउंड था यहाँ पर, उसमें काफ लीग बनी थी, पहला इजलास था। तो एक ब्रीडर साहब थे जो लाहौर से आते थे, और आपसे रब्ता भी किया उन्होंने? जी, मेरे पास वो घर आके 4 घंटे बैठे रहे। मैंने उनसे कहा, मैं कहा देखे ब्रीडर साहब, आपने उन्हें कन्विंस कर लिया कि नहीं, मैंने कन्विंस नहीं किया। मैंने उनसे कहा, मैं कहा देखे मैं 2 साल जेल काट आया हूँ, मुझे आप जेल भेज देंगे, मैं फिर चला जाऊँगा। मैं जब जेल गया था तो मैं, आप यकीन करें, 5 से 7 साल की नीयत से गया था कि ये गुजारना पड़ेगा। आपकी बातों से तो लगता है कि आपके लिए कोई अनोखी बात नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का, जो सियासतदानों से रब्ता करना या इवन डील करना। तो आपसे अब मैं वक्फा लेते हैं, छोटी सी आपसे जानने की कोशिश करूँगा। तो इसमें बेचारे नवाज शरीफ का क्या कसूर है? आप अगर कोई डील कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या एतराज़ है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं सर, वापस आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पे और उन इलेक्शंस के हवाले से जिनके नताइज बज़ाहिर जो हैं वो हम पहले से ही देखने को मिल रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद